हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर जो हमने आगाज किया है, जिस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम देख चुके हैं, जो कि पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। अब बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि ग्राफिकली आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का, लेकिन अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ग्राफ की सहायता से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। और जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलता हूं तो हमने जो दो तरीके की रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी है, कौन कौन सी? एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इन दोनों रेट्स की बात करता हूं। मेरे को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्राफिकली निकालना है और मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्राफिकली निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शंस ग्राफिकली। तो पहले तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ अ रिएक्शन, सिलेक्ट अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हुज कंसंट्रेशन इज मेजरेबल। तो पहले तो आप क्या करो, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का निकालना है तो आप या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व कर लो, जो भी उनमें से मेजरेबल हो। वैसे देखा जाए तो दोनों मेजरेबल है, लेकिन हम रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा फेवर्ड होते हैं। रीजन भी क्यों? क्योंकि बच्चों हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट ही वो चीज होती है जिसको हम लाते हैं। हमारे पास जो चीज शुरू से होती है वो होती है रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करता है। तो रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन हम मानेंगे कि वो मेजरेबल कंसंट्रेशन है और उसी के रिस्पेक्ट में हम उसी को ऑब्जर्व करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है। सेकेंड, then study the concentration of the reactant or the product at different intervals of time। अब आप क्या करो, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की स्टडी करो एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आप देख लो कि भैया आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो इतने टाइम इतना था, कुछ टाइम के बाद से T1 टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना हो गया, से T2 टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इतना हो गया। तो आप क्या करोगे, समय के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मेजर करते हुए चलोगे। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप मेजर करोगे, क्योंकि वो बदलेगा। और प्रिसाइसली अगर रिएक्टेंट ही है तो 100% वो अपना कंसंट्रेशन घटाएगा, कम करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है समय के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट उतना बनता रहता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गई ये बात? इस कमी को आप टाइम टू टाइम क्या करते जाओगे, स्टडी करते जाओगे। मतलब आप रीडिंग लेते जाओगे, सर अभी रिएक्टेंट इतना है, अब इतने समय के बाद इतना है, अब इतने समय के बाद इतना है। देन प्लॉट दीज वैल्यूज अगेंस्ट द करस्पॉन्डिंग टाइम्स, और फिर आप ग्राफ पर इन वैल्यूज को प्लॉट करोगे। मतलब आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व बनाओगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, और उस ग्राफ में इनको क्या करने वाले हो, प्लॉट करने वाले हो। कैसे प्लॉट करते हैं देखते हैं। ये तो सिंपल स्टेप्स थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इसकी अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो अब बच्चों हम लोग अगली स्लाइड की तरफ आते हैं और अगली स्लाइड में देखते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के उस पे, मतलब उसके एक्सिस पर। तो सबसे पहले कर्व और व्हाट वी कैन से ग्राफ, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो आप ग्राफ देख रहे हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो पहली चीज तो वाई एक्सिस पर आप लोगे कंसंट्रेशन, ये पूरी वाई एक्सिस पर आपने कंसंट्रेशन ले लिया, और एक्स एक्सिस पर आप लेने वाले हो टाइम।
तो एक्स एक्सिस पर आपने ले लिया क्या, टाइम, तो ये पूरा टाइम, ठीक है। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि जब टाइम 0 होगा, मतलब आप टाइम बिल्कुल 0 होगा तो कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर ले लोगे तो उस पर एक्स एक्सिस का पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 होते, तो कोई भी पॉइंट आप वाई एक्सिस पे मानोगे मतलब उस पर टाइम 0 होगा। और 0 टाइम पर जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है कंसंट्रेशन की, वो होती है रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास शुरुआत के समय में सबसे ज्यादा होता है, और समय जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे रिएक्शन शुरू होगी समय निकलता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से इस ग्राफ को बनाना चाहूं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से अगर इस ग्राफ को बनाना चाहूं, तो अभी अपनी पीक वैल्यू पर होगा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इस पीक वैल्यू से जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, यह क्या करता जाएगा, अपने आप को घटाता जाएगा, और इस तरीके से यह वैल्यू घटेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो शुरू में ज्यादा रहेंगे और जैसे समय जाता जाएगा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी, तो भैया रिएक्टेंट जो होगा वो घटता जाएगा। ये है रिएक्टेंट। तो ये आपने कर्व बना लिया, किसका, रिएक्टेंट का कर्व बना लिया। दिस इज द कर्व ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट का, हर पॉइंट पर कंसंट्रेशन है। इतने टाइम पर इतना कंसंट्रेशन था, और आगे बढ़ा टाइम तो और कम कंसंट्रेशन हो गया, और आगे बढ़ा और कम हो गया, और आगे बढ़ा और कम हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कर्व इसको टच कर ले, मतलब अपना कंसंट्रेशन शून्य भी कर ले। जब हम मानेंगे रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, तब हम मानेंगे रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, अगर ये इसको टच कर लेगा तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी रिएक्शंस कंप्लीशन की ओर जाए, क्योंकि कुछ रिएक्शंस कंप्लीट होने से पहले इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती हैं, तो जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगी तो ये एक लाइन कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन का हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन का, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर ये टच नहीं करेगा बल्कि एक पैरेलल लाइन बना देगा। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन की वैल्यू रिएक्टेंट की कांस्टेंट हो गई है, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके बाद ये टच भी कर सकता है और पैरेलल लाइन भी बना सकता है। तो अगर पैरेलल लाइन बनाई मतलब ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम आ गया, और अगर टच कर गया नीचे एक्स एक्सिस की लाइन को, मतलब कंसंट्रेशन शून्य हो गया, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं, हमें इससे ही समझ में आ गया कि भैया रिएक्टेंट जो होगा वो अपना कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट अपना कंसंट्रेशन ड्रॉप करेगा। लेकिन अगर मुझे अब यही कर्व बनाना है प्रोडक्ट के लिए, अब मान लो मुझे यही कर्व बनाना है प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए कर्व क्या बनेगा। रिएक्टेंट के लिए तो चलो कर्व बन गया, ये रिएक्टेंट का कर्व हो गया, सवाल आता है प्रोडक्ट के लिए कर्व क्या होगा। तो प्रोडक्ट के लिए भी कर्व देख लेते हैं। अब जो प्रोडक्ट होगा वो समय के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, कुछ इस तरीके से। समय के साथ वो अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि शुरुआती समय में प्रोडक्ट शून्य होगा। शुरुआती समय मतलब जब टाइम 0 था, क्योंकि उस समय कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं था, क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि समय 0 है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इजाफा होता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाए, या हो सकता है ये यहां से पैरेलल हो जाए, क्योंकि ये पैरेलल हो गया मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया प्रोडक्ट का। तो फिर आप कह सकते हो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके, क्योंकि ये चीज इक्विलिब्रियम पे ही होगी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए और पैरेलल लाइन बन जाए। तो वो पैरेलल लाइन आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को जस्टिफाई करेगी। बट हमें इक्विलिब्रियम पे भी जाना ही नहीं, हमारा वो कंसेप्ट ही नहीं, वो 11th में हम कर चुके। हमें सिर्फ ये देखना है कि भैया ये जो था ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था। तो इस कर्व से हमें क्या पता चला, इस कर्व से हमें यह पता चला कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ, जब रिएक्शन शुरू होती है तो उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ये हमारे सामने कर्व आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये कर्व आ रहे हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है कि इस कर्व से हम ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, वो निकाल कैसे सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको पार्ट पे बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
क्योंकि फिर मैं ये रेस करके फिर से ग्राफ बनाऊंगा और उस बार बताऊंगा कि आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो। इस ग्राफ का काम खत्म, जो हमें यह बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं रेट ऑफ रिएक्शन बताता हूं। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, तो अब मैं हेडिंग पहले बदल दूं। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली, मतलब हेडिंग वैसे डली हुई है, तो नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली। सो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देखते हैं क्या ग्राफिकली, कि ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो सकता है। लेकिन अब इसके लिए आप एक कर्व बनाओगे, या तो आप रिएक्टेंट वाली कर्व बनाओ या प्रोडक्ट वाली कर्व बनाओ, क्योंकि आप एक का कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। मैंने कहा था ना, जो भी मेजरेबल हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, जो भी मेजरेबल हो, आप वो वाली कंसंट्रेशन के कर्व को बनाओगे और उसी के रिस्पेक्ट में आप रिएक्शन का रेट निकालोगे। और अभी जो मैं रिएक्शन का रेट निकाल रहा हूं वो मैं बता देता हूं बच्चों, वो मैं निकाल रहा हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब बताओ किसका कर्व बनाना है? चाहो तो आप किसी का भी बना सकते हो, बट मैंने कहा था कि हम ज्यादातर फेवर किसको देते हैं? हम ज्यादातर फेवरेबल कंडीशन किसकी मानते हैं? हम ज्यादातर फेवरेबल कंडीशन रिएक्टेंट के कर्व की मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्टेंट ही है जो शुरू से हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट ही है जिसको हम लेकर आते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन को मेजर करना आसान है। तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के कर्व से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। तो अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखो कैसे निकलेगा। अगेन यहां पर हो गया क्या? कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या हो गया आपका? फिर से टाइम। सो दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट का कर्व याद हो तो, नहीं भी याद है तो बता देता हूं। समय के साथ घटेगा, मैक्सिमम था, उसके बाद ये कम हो गया। ठीक है, अब अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज अपन निकाल कर देख लेते हैं। मान लो मुझे एवरेज निकालना है T1 टाइम से T2 टाइम के बीच का, क्योंकि एवरेज के लिए आपको टाइम इंटरवल बताना पड़ेगा। एंड से T1 कोई भी टाइम था, नॉट नेसेसरी कि ये शुरू का ही टाइम था, ये बीच में कोई सा भी टाइम हो सकता है, और T2 भी आपका कोई सा भी टाइम हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि ये एंड का ही टाइम हो, ये एंड से पहले का भी कोई टाइम हो सकता है। लेकिन मुझे बोल दिया गया कि सर T1 से T2 के बीच का आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, इस रिएक्शन का T1 से T2 टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज रेट निकालो। मैंने कहा ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस पे T1 प्लॉट कर लूंगा, जहां भी मेरा जो भी टाइम दिया होगा वो T1 यहां पर प्लॉट कर लूंगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंट टाइम होंगे सेकेंड्स में। तो यहां पर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके होंगे बहुत सारे टाइम, मैं भी आऊंगा डिटेल में। तो उसी में से मेरा टाइम होगा यहां पर एक T1, ये T1 टाइम है, और उस T1 के करस्पॉन्ड में, उस T1 के करस्पॉन्ड में जो कंसंट्रेशन है वो ये है। उस T1 के करस्पॉन्ड में जो कंसंट्रेशन है वो ये है। लेट द कंसंट्रेशन इज C1, सो दिस कंसंट्रेशन इज C1, जो किस समय पर है? T1 टाइम पर है। किसका है? रिएक्टेंट का, क्योंकि कर्व रिएक्टेंट का है। यह बात याद रखना, ये जो कर्व मैंने बनाया है, दिस इज अ कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट। वैसे नीचे जा रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट का ही कम होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूं ये रिएक्टेंट का कर्व है। तो आपने ये T1 टाइम पर C1 कंसंट्रेशन देख लिया और इसको नोट कर लिया। इसको कैसे नोट कर लिया? इसको बता दिया कि सर T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन था वो C1 था। बढ़िया बात है। फिर तुमने एक और टाइम लिया, जो दूसरा टाइम तुम्हें दिया था वो कितना दिया था? T2। तो इसी कर्व पे तुमने T2 टाइम ले लिया और T2 के करस्पॉन्डिंग तुमने कंसंट्रेशन देख लिया, ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग तुमने ये कंसंट्रेशन देख लिया। सो ये कंसंट्रेशन है जो इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, ये वो कंसंट्रेशन है जो इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। ये से ये कंसंट्रेशन कितना है? लेट दिस इज C2, तो T2 के करस्पॉन्डिंग कितना कंसंट्रेशन आ गया? C2। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो T1 से T2 जो टाइम इंटरवल था उसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज आया वो C1 से C2 जितना चेंज हुआ होगा उतना आया होगा। मतलब अगर अब मैं चेंज देखूं तो पहला टाइम इंटरवल में चेंज कितना आया, पहला टाइम इंटरवल में चेंज इतना आया, विच इज कॉल्ड योर डेल्टा टी। ये डेल्टा टी है। और कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया, सर कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो इतना आया, से दिस इज डेल्टा सी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन? अब यहां पर अगर कोई पूछे व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन तो लिख लेते हैं, द चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration will be equal to final concentration minus initial concentration. Change in time, ये concentration में जो change आया वो उस समय टाइम कितना चेंज हुआ, सर T2 final time minus T1 initial time. Then what will be the rate? क्योंकि रेट हमने निकाला है हमेशा, कौन सा रेट, वो भी एवरेज रेट। सो व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नथिंग बट C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 माइनस C1 को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा सी, क्योंकि C2 माइनस C1 आपका ये डिफरेंस, एंड दैट इज टू बी दैट इज ऑल्सो इन नेगेटिव। व्हाई? क्योंकि ये C1 बड़ा है और C2 छोटा है। आप देख सकते हो क्लियर, C1 बड़ा है और C2 आपका छोटी वैल्यू है। तो C2 माइनस C1 करोगे, छोटी माइनस बड़ी वैल्यू करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव सिर्फ यही इंडिकेट करेगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है समय के साथ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है समय के साथ, तो यहां पर ये आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो मैं लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू डेल्टा सी, इट इज इक्वल टू डेल्टा सी दैट टू माइनस अपॉन डेल्टा टी। खत्म, ये आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इस तरीके से ये वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपके इस तरीके के कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे। थोड़ा सा ग्राफ आधा टेढ़ा हो गया होगा क्योंकि फ्री एंड बनाया है, लेकिन इस आपको आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ग्राफिकली। ये ग्राफिकल मेथड था। ये कौन सा मेथड था? ये ग्राफिकल मेथड था। कंसेप्ट समझ में आया? तो अब आप कोई सा भी टाइम इंटरवल ले सकते हो, कोई सा भी दो टाइम इंटरवल ले लो, उस दो टाइम इंटरवल पे कोई सा भी कंसंट्रेशन ले लो, C1 और C2 की वैल्यूज, आपको आपका आंसर मिल जाएगा ग्राफिकली। बस ग्राफ पर वो चीज प्लॉट होना है। आपको ये कर्व बनाना पड़ेगा पहले रिएक्टेंट का, और उसके रिस्पेक्ट में फिर आपको ये वैल्यूज देखनी होगी। और अगर रिएक्टेंट का बनाओगे तो हमेशा कंसंट्रेशन को जब माइनस करोगे तो माइनस साइन आएगा। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस आएगा, क्योंकि फाइनल छोटा इनिशियल बड़ा है, तो माइनस साइन यहां लगाना पड़ेगा। ये माइनस साइन हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? अब मैं एक बार वैल्यू देखकर आपको बता देता हूं कि वैल्यू के साथ हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, वैल्यू के साथ हम लोग देखते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। तो अब देखते हैं अपन कुछ वैल्यू के साथ ये ग्राफ को। मतलब ये ग्राफ तो अपन ने वैसे तो समझ लिया, लेकिन अब वैल्यू के हिसाब से समझते हैं। इसी ग्राफ में मैं कुछ चेंजेस कर देता हूं। हमें बोला गया कि आप इस रिएक्शन का रेट निकालो जिसके लिए डिफरेंट डेटास हमको दे दिए गए थे, जिसके लिए हमें डिफरेंट डेटास दे दिए गए थे। डिफरेंट डेटास कैसे दे दिए गए थे, बात करते हैं उस डेटा की कि कैसे वो डेटा निकल सकता है। उन्हें डेटा दे दिया क्या, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे दिया। मतलब यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ R दे दिया और यहां टाइम दे दिया कि कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन। और डेटा के नाम पर हमें दो बार का डेटा दिया गया। एक 10 मिनट पर डेटा दिया गया, ये मिनट में चल रहा है, और बोला गया सर 10 मिनट पे
जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था वो था 2 मोल्स पर लीटर, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मोलारिटी में होगा तो इट विल बी इन मोल पर लीटर, तो 2 मोल्स पर लीटर दिया था, 2 मोलार दिया था। और फिर उन्होंने बोला कि सर यही कंसंट्रेशन जो 25 मिनट में हो गया, 25 मिनट्स में, वो कंसंट्रेशन हो गया 1.2 मोलार, कम हो गया। अब आप बताओ इस रेट रिएक्शन का रेट क्या है? 10 से 25 मिनट के बीच में। हमने कहा बढ़िया बात है, हमने कहा ठीक है, हम एक कर्व मान लेते हैं। अब जैसे ये टाइम इंटरवल ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया कितना, 10, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60। ये मिनट में चल रहा है टाइम, दिस इज इन मिनट। और एक क्या कर लेते हैं, हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं, वो 2 मोलार बता रहा है, तो एक काम करते हैं, यहां पर मैक्सिमम मान लेते हैं, हमारे पास 4 मोलार है या 3 मोलार मान लेते हैं, यहां पर कहीं बीच में 2.5 मान लेते हैं, यहां पर कहीं बीच में 2 मोलार मान लेते हैं, यहां पर कहीं बीच में 1.5 मान लेते हैं, यहां पर कहीं बीच में 1 मान लेते हैं, यहां पर 0.5 मान लेते हैं, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उनने बोला 10 मिनट पर जो रिएक्शन है 10 मिनट्स में वो 2 मोलारिटी पर थी, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 मोलारिटी पे था, तो हम क्या करा, 10 पर ये 2 को जोड़ दिया। अब कर्व कुछ ऐसा बनेगा, कर्व थोड़ा सा और इंक्लाइंड होगा, वैसे तो कर्व एक और बार बना देते हैं। तो मान लो ये अब कर्व आ रहा है आपका, ये कर्व आ रहा है, तो इस पे वो क्या बोल रहे हैं, 10 मिनट पे, 10 मिनट में ये 2 मोलैरिटी है, तो ये 2 मोलैरिटी पर आ गई। और फिर क्या बोल रहे हैं, 25 मिनट, 25 मिनट यहां कहीं होगा, 25 मिनट पे कितनी मोलैरिटी बोल रहे हैं, 1.2, तो 25 मिनट पे ये जो मोलैरिटी है मान लो ये 1.2 है, तो ये 25 मिनट पे आ गई। तो चेंज इन टाइम इंटरवल कितना हो गया, ये हो गया डेल्टा टी, और ये हो गया डेल्टा सी। क्लियर हो गया? तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज निकाल लो, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, 2 से 1.2 जा रहा है, तो इसका मतलब इट इज 1.2 माइनस 2, 1.2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इस दौरान टाइम में कितना चेंज आ रहा है, 25 से 10, 25 से 10, मतलब 25 माइनस 10, तो ये आपका एवरेज रेट दे देगा। निकल गया एवरेज रेट, बताओ कितना, 1.2 माइनस 2, 0.8, वो भी माइनस का, डिवाइडेड बाय 25 माइनस 10 इज 15, इज 15। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये माइनस 0.8 बाय 15 हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल में आ जाएगी आपकी वैल्यू, एंड द यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर मिनट। ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। सो इट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ 0.8 अपॉन 15 मोल्स पर लीटर पर मिनट। इतने रेट से कम हो रहा है। वैसे तो ये एक्सप्रेशन यही निकाल सकते हो, बट ये डेटा मैंने इसलिए दे दिया था ताकि आप कर्व बना पाओ। पहले आपको कर्व बनाना पड़ेगा, और कर्व के बाद फिर वो जो टाइम इंटरवल दिया है उसको प्लॉट करके आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस फॉर्मूले से निकालनी होगी। ठीक है, अगर आपको 2 ही टाइम इंटरवल दिए थे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर सवाल को सॉल्व करने का नहीं था, सवाल यहां पर कंसेप्ट को समझने का था। तो यहां पर हो गया एवरेज रेट 1.2 माइनस 2 माइनस 0.8, और माइनस इंडिकेट सिर्फ यही कर रहा है कि रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो घट रहा है। जैसे जैसे समय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है टाइम के साथ, तो इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। 0.8 बाय 15 को आप सॉल्व कर लेना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है। बाकी इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एवरेज। एवरेज का पार्ट खत्म। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है। आप स्क्रीनशॉट लो एक बार।
अब बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं जो बहुत जरूरी है। सो नाउ रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली तो देख रहे हैं, लेकिन कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह सबसे सही मेथड है ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस को निकालने के लिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में आप वो फॉर्मूला जो लगाते हो ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वो लगा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर का पार्ट है चेंज इन टाइम, वो कोई बहुत बड़ा इंटरवल नहीं है जो डिनोमिनेटर अच्छा खासा मिले जिससे आप डिवाइड कर सको न्यूमरेटर को। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम में जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो टाइम इंटरवल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होगा। तो इतना छोटा टाइम इंटरवल, यानी कि जिसमें डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, आप ये भी कहते हो, तो उसमें आप निकाल नहीं पाओगे, फिर आपको वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के फंडे पर चलना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्राफिकली इंस्टेंटेनियस को निकाल लेते हैं, जो बड़ा आसान है निकालना। कैसे निकलेगा देख लो पहले इधर। दिस इज अगेन कंसंट्रेशन, दिस इज अगेन योर टाइम। चलो रिएक्टेंट का ही निकालने, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही निकालने, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रिएक्टेंट शुरुआत के 0 समय में मैक्सिमम वैल्यू पर होगा और यहां से वो वैल्यू को नीचे की ओर ले जाएगा। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगा। तो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया। अब मेरी बात को सुनना, आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और से टी डैश टाइम पर। उनने बोल दिया सर टी डैश एक टाइम है, टी डैश एक टाइम है, आप इस पर निकालो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप निकालो टी डैश एक टाइम है, ये स्पेसिफिक टाइम होगा। याद है मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, जैसे आप 1 बजे से एक जर्नी स्टार्ट करते हो और 6 बजे खत्म करते हो, 5 घंटे की जर्नी आप 250 किलोमीटर तक चलते हो, तो आपकी गाड़ी की 50 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे की एवरेज स्पीड होगी। लेकिन पूरी जर्नी आपने 50 किलोमीटर पर आवर से भागाई हो गाड़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता। गाड़ी की स्पीड ऊपर नीचे कुछ तो हुई होगी। तो 1 बजे से 6 बजे के बीच में मैं अगर पूछूं 3:15 पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो 3:15 पर जो इंस्टेंट स्पीड आपकी गाड़ी की थी वो स्पीड कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर है, 3:15 पर है वो एग्जैक्ट। वैसे ही रिएक्शन का रेट भी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट निकलता है, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है, और अब बताओ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, मैंने बोल दिया वो टी डैश टाइम है, जो इंस्टेंटेनियस रेट है का टाइम है, जिस समय मुझसे इंस्टेंटेनियस आरओआर पूछा है वो टी डैश का टाइम है। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम वाली लाइन पे, टाइमलाइन पर, इस पट्टी पर एक्स पर टी डैश ढूंढ लूंगा, और मान लो मुझे टी डैश मिल गया, मान लो मुझे टी डैश मिल गया, ये रहा मेरा टी डैश, दिस इज माई टी डैश। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से रिएक्टेंट के कर्व पर जो पॉइंट करस्पॉन्ड होगा उसको बना लूंगा। ये वो पॉइंट है जो मुझे यहां मिल रहा है, ये वो पॉइंट है जो यहां मिल रहा है। फिर क्या करूंगा मैं, यहां से बिल्कुल एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो इस लाइन को टच करेगी। क्या ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट को टच करती हुई जाएगी इस कर्व में से। टेंजेंट समझ गए ना, वहां से एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा जो उस पॉइंट को सिर्फ टच करते हुए जाएगी। क्लियर हो गया। तो क्योंकि ये कर्व है तो इसको एक पॉइंट पर टच करेगी, वो ये लाइन होगी जो इसको एक पॉइंट पे टच करेगी। दिस विल बी कॉल्ड एज अ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व। ये जो लाइन बनाई है ब्लू कलर की, ये पिंक वाला जो कर्व रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो गिरते हुए दिखा रहा हूं उसकी टेंजेंट है, ये ब्लू लाइन उसकी टेंजेंट है। और अब कुछ नहीं, इस कर्व का कह सकते हो कि ये स्लोप भी है, या इस कर्व का आप कह सकते हो कि ये टेंजेंट है, यानी कि tan थीटा है। तो आप यहां से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो tan थीटा, इसके लिए tan थीटा। व्हाट विल बी द tan थीटा फॉर दिस? आप कैलकुलेट कर लो। मान लो ये पॉइंट एक O मान लेता हूं, ये पॉइंट मान लेता हूं A है ये पॉइंट, और ये पॉइंट मान लेता हूं दिस इज B, तो ये पॉइंट आपका B है। तो व्हाट विल बी tan थीटा इन दिस केस? tan थीटा विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? OA, so OA will become the perpendicular and OB will become the base, so OB will be the base, OB। अब आप OA अपॉन OB कर लेना, आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा, कुछ नहीं। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया? तो R inst will be equal to OA upon OB. This is called instantaneous rate of a reaction. OA upon OB, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि वो इसका tan थीटा बनेगा, इस टेंजेंट का थीटा मतलब इस टेंजेंट का स्लोप माना जाएगा, यानी कि इस कर्व का स्लोप माना जाएगा, यानी कि वही स्लोप या वही टेंजेंट ऑफ दैट थीटा विल गिव यू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। तो सिंपल OA अपॉन OB कर लेना, OA की ये लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि यहां सारे कंसंट्रेशन टर्म्स दिए होंगे, तो यहां से यहां तक का कोई कंसंट्रेशन टर्म होगा, तो ये पूरी लेंथ आपको पता चल जाएगी, और ये आपको OB की भी पूरी लेंथ पता चल जाएगी, ये भी आपको पूरी पता चल जाएगी। तो ये दोनों डायमेंशंस आपके पास होंगी, OA अपॉन OB कर लेना, इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये इस तरीके से। अगर ये T डैश कहीं और होता, मान लो ये T डैश यहां होता, तो नई टेंजेंट यहां आती, अगर दूसरी टेंजेंट बनती तो दूसरी टेंजेंट एक्स एक्सिस को किसी और बी पॉइंट पे कट करती और वाई एक्सिस को भी किसी और ए पॉइंट पे कट करती, तो फिर OA और OB की वैल्यूज बदल जाती, और फिर OA अपॉन OB का डिवीजन भी बदल जाता, तो फिर इंस्टेंटेनियस रेट भी बदल जाता। तो ये जो T डैश टाइम है, ये अलग अलग पॉइंट देगा इस कर्व पे, अलग अलग पॉइंट देगा इस कर्व पे, जो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा। ये T डैश मान लेता हूं, ये मेरा एक पॉइंट है, कोई और T डैश होता तो वो ज्यादा पॉइंट पर होता, कहीं यहां पर होता, T डैश और कम होता तो यहां पर कहीं होता। क्लियर हो गया? तो हर बार आपको जो टेंजेंट मिलेगी वो एक अलग मिलेगी, जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो अलग अलग कट करेगी। तो फिर OA और OB के डायमेंशंस अलग आएंगे, जिससे इंस्टेंटेनियस रेट अलग होगा हर अलग टाइम पर, और ये T डैश टाइम पर मैंने निकालकर आपको दिखाया है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियसली क्या कैलकुलेट करते हो? रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफिकल तरीके से। और ये सबसे बेस्ट तरीका है इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करने का, क्योंकि अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो ग्राफिकल वे ही सबसे सुइटेबल वे, क्योंकि उस फॉर्मूले से जाओगे तो उसमें टाइम इंटरवल करस्पॉन्ड टू 0 मानना पड़ेगा, कि इट अप्रोचेस टू 0। अब फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लग जाएंगे उसमें, आपको वो नहीं लगाना, आपको सिंपल कंसेप्ट पे चलना है, तो ग्राफिकल चले जाओ। ये ग्राफिकल तरीका है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फैक्टर्स की बात करेंगे, बट वो अगले वीडियो में करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो क्लियर हो गया बच्चों, कैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है? होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। और अब ये था हमारा पूरा वीडियो, जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शंस की बहुत डिटेल में बात करी है, ग्राफिकल तरीके से बात करी है, एवरेज रेट भी ग्राफिकल तरीके से निकालना बताया, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी ग्राफिकल तरीके से निकालना बताया। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के ये मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर रेट ऑफ रिएक्शन चलता है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन पर असर पड़ेगा, यानी कि जिन फैक्टर्स की वैल्यू को बदल देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बदल जाएगा। ये बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल है, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अवेलेबल है। आपको करना क्या है, magnetbrains.com पर जाना है, वहां प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, आप उनको वहां पर फ्री में एक्सेस कर सकते हो, और उनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड।